हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। तो 22 ऑफ फरवरी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम डे 1 की सारी शिफ्ट खत्म हो चुकी हैं। अब इस पूरे दिन का क्या कंक्लूजन निकला, चारों के चारों शिफ्ट को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि पेपर का लेवल क्या रहा ओवरऑल और किस सब्जेक्ट से क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। और आगे आने वाली जो शिफ्ट हैं 27, 28 ऑफ फरवरी और 1 मार्च वाले बच्चों को इस शिफ्ट से क्या सीख लेनी चाहिए, उनको बचे हुए जो दिन बीच में मिल रहे हैं आपको किस तरीके से काम करना चाहिए और कैसे अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ पेपर में जाना चाहिए। तो इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। मेरा नाम विष्णु दत्त है और मेरे साथ नरवीर सर है। आज हमने पूरा दिन चारों शिफ्ट की जो पूरा प्रॉपर एनालिसिस है वो किया, आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से भी, और पूरा डिटेल्ड एनालिसिस भी हमने डाला जिसमें हर एक शिफ्ट का हमने बताया कि क्वांट के अंदर किस टॉपिक से क्या आया, रीजनिंग के अंदर किस सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, किस टाइप की पजल, किस टाइप की अरेंजमेंट आई, इंग्लिश में क्या आया। तो ये डिटेल सेशन अगर आपने नहीं देखे तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो खास क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वही कि पूरे दिन का कंक्लूजन क्या निकलता है, आगे आने वाली शिफ्ट में आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो नरवीर सर, पेपर मुझे जो लगता है ओवरऑल जितनी हमने चारों शिफ्ट का एनालिसिस किया है, मैं बोलूँगा कि मॉडरेट लेवल पे है। क्यों? क्योंकि बहुत ईजी कहना भी, क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में हमने देखा कि क्वांट में डीआई ज़्यादा है। जो पहले मैं देखता था कि स्पीड मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा थे, वो इस बार थोड़े कम देखने को मिले। कहीं कहीं सिंप्लीफिकेशन है तो नंबर सीरीज बिल्कुल गायब है, और अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी थोड़े से लेंदी देखने को मिले किसी किसी शिफ्ट में। तो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन निकालूं तो पेपर मॉडरेट लेवल पे है। ठीक है, शुरुआत आपसे करेंगे सर। तो आप इंग्लिश के अंदर आप बताइए बच्चों को कि आगे आने वाली जो शिफ्ट है, पहले तो पूरे दिन का कंक्लूजन ही बता दो सर कि आज क्या रहा चारों शिफ्ट का ओवरऑल। जी, पहले वही बात करते हैं सर। हमने चारों शिफ्ट देखी और काफ़ी मतलब ना चेंजेस, मतलब एज सच सर क्या कर रहे हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो हर शिफ्ट में ना कोई एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बदल दे रहे हैं बिल्कुल। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूं तो उन्होंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं डाला था, मिसस्पेल्ड वर्ड डाले थे। आगे अगली शिफ्ट की बात करें तो मिसस्पेल्ड वर्ड नहीं आए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया। अगली शिफ्ट की बात करें तो किसी में उसने वर्ड रीशफल वाले क्वेश्चन डाल दिए, किसी में उसने मिसस्पेल्ड वर्ड्स की जगह वर्ड यूजेज के ऊपर क्वेश्चन डाल दिए। तो ऐसे ऐसे वो चेंजेस कर रहा है बच्चे को सरप्राइज करने के लिए कि जो पिछली शिफ्ट में आ रहा है ना बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेम अगली शिफ्ट में ना मिले। कुछ कॉमन टॉपिक्स तो आएंगे ही सर। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये तीन तो फिक्स टॉपिक हैं, ये तो आ ही रहे हैं सभी शिफ्ट्स में, राइट। इनके अलावा एरर डिटेक्शन एक टॉपिक है जो सभी शिफ्ट में आ ही रहा है। तो ये चार टॉपिक तो हम मान सकते हैं सर। चार टॉपिक मतलब अगर हम मोटे मोटे बात करें तो 20 से 22 क्वेश्चन तो आपके फिक्स हो गए हैं 30 में से इंग्लिश में। अब जो चेंजेस थोड़े बहुत हैं वो 5 से 6 क्वेश्चंस में है। किसी में वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, तो किसी में मिसस्पेल्ड वर्ड हो गया, तो किसी में रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस हो गया, तो किसी में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ गए। तो कहने का मतलब है कि बच्चे को समझना चाहिए कि आपको ये चार टॉपिक तो पक्के कर जाने हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, आपका इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, आपका क्लोज टेस्ट हो गया, और इसके साथ साथ आपका जो हम जिसको मोस्ट कॉमनली मानते हैं अपना रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये तो चार आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा जो दो और टॉपिक आपको मिलते हैं इसमें, वो हो सकता है कि सेंटेंस आपको वर्ड रीशफल मिल जाए, हो सकता है कि आपको मिसस्पेल्ड वर्ड्स मिल जाए, हो सकता है कि आपको कोई मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन मिल जाए। तो हर तरह के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। बट ये चार टॉपिक हैं जिनको आप फिक्स कह सकते हो कि ये तो आने ही वाले हैं आपके एग्जाम में। सर ये था इंग्लिश का कंक्लूजन। अब मैथ्स के बारे में सर थोड़ा बात करते हैं। मैथ्स के बारे में क्या चेंजेस देखे गए, क्या बदलाव देखा गया इस बार, थोड़ा सा उसकी अगर क्वांट सेक्शन की बात करें सर, देखो एसबीआई जूनियर एसोसिएट का जो पेपर है इसमें सेक्शन का नाम ही न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो बच्चे स्पीड मैथ से बहुत सारी अपेक्षा लेकर के जाते हैं। तो आज के अगर मैं पूरे दिन का कंक्लूजन निकालूं तो एक आध शिफ्ट में ही दो टॉपिक पूछे गए, जैसे सिंपलीफिकेशन और नंबर सीरीज। बाकी सब शिफ्ट में नहीं देखा गया ऐसा। ठीक है, तो सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन सब शिफ्ट में आए हैं 10-10 क्वेश्चन। तो स्पीड मैथ से ये मान के चलिए कि सिंपलीफिकेशन तो पक्का मिल रहा है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में लेंदी मिल रहा है थोड़ा। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पेपर, ये तो होता ही है, जो बच्चा पहली शिफ्ट में जाता है उसको थोड़ा एज होता है सर। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब चीज़ें बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं तो फिर बाकी की शिफ्ट में वो थोड़ा थोड़ा लेवल या थोड़ा पैटर्न में चेंज ऐसा करता है। तो सिंपलीफिकेशन तो आपको ज़रूर मिलने वाली है 10 क्वेश्चन में भी, हो सकता है बाकी अदर डेट्स में कि वो नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, सिंपलीफिकेशन कम कर दे, जैसा भी होगा, लेकिन स्पीड मैथ के मिनिमम 10 सवाल आपको मिल रहे हैं तो आपको ये करके जाने ही हैं। उसके बाद फिर दूसरा सेक्शन आता है डीआई का।
अब डीआई क्या है कि 2 डीआई तो लगभग हर शिफ्ट में है, किसी-किसी शिफ्ट में हमने 3 डीआई भी देखे हैं आज, ठीक है? जैसे जो थर्ड शिफ्ट है उसमें कैशलेस डीआई भी है। तो डीआई आप करके जाइए, लेकिन डीआई में कोई ऐसा मिसिंग टाइप का डीआई नहीं है। सिंपल डाटा पे टेबल पे बेस्ड डीआई है, ग्राफ पे बेस्ड डीआई है, लाइन वाला डीआई, कैशलेस डीआई है। तो टेबुलर सब में लगभग एक-एक पूछा ही गया है, तो ये डीआई का कंक्लूजन है। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है अरिथमेटिक वाला। तो अरिथमेटिक में कोई ऐसा नहीं हुआ कि एक ही टॉपिक के 5 सवाल आ गए, ऐसा होता भी नहीं है आमतौर पे, ठीक है? आपको सभी टॉपिक से एक-एक क्वेश्चन मिलेगा ही। तो 10 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में आ रहे हैं अरिथमेटिक वाले पार्ट के, जिसमें परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, एजीज, एवरेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, कहीं टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी नहीं देखा गया अभी तक। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है? तो जो एवरेज बच्चा अटेम्प्ट कर रहा था वो 20-25 इतना अटेम्प्ट कर रहा था, और इतना करना भी चाहिए था मिनिमम, अगर ये बात करें हम। उसके बाद सर दूसरा पार्ट आता है रीजनिंग का, ठीक है? अगर रीजनिंग को मैं कंक्लूड करूं यहाँ पे, तो 20 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के हैं 35 में से लगभग सब में। अब अगर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो आपने स्क्वायर वाली भी देखी होगी अरेंजमेंट, आपने सर्कुलर भी देखी है, ठीक है? सर्कुलर में इनसाइड फेस ही था, स्क्वायर वाले में इनसाइड और आउटसाइड दोनों है। इसके अलावा लीनियर अरेंजमेंट हमने अनसर्टेन वाली भी देखी है पर्सन, और फिक्स नंबर ऑफ पर्सन वाली भी देखी है। और इसके बाद अगर मैं पजल्स में बात करूं तो डे वाली पजल भी हमने देखी है, बॉक्स वाली पजल भी हमने देखी है पूरा दिन में, मंथ और डेट का कॉम्बिनेशन वाली पजल भी देखी है, और इसके अलावा हमने अल्फा जो सीरीज नंबर सीरीज वाली पजल है वो भी देखी है 2 शिफ्ट में, ठीक है? तो मतलब पजल और अरेंजमेंट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं हमारे चैनल पे पहले प्रैक्टिस सेशन में, ये वैसे भी तो उनसे बाहर नहीं है। और ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे ये पूरा आईबीपीएस का पिछला 1 साल के ट्रेंड वाली चीज़ें हैं, तो उससे बाहर नहीं जा रहा है। तो ये हो गया पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। उसके अलावा जो मिसलेनियस टॉपिक की बात करूँ, किसी शिफ्ट में सिलोगिज्म लगभग हर शिफ्ट में देखा गया है। सिलोगिज्म के 3, 4, 5 क्वेश्चन सब शिफ्ट में आए हैं। किसी शिफ्ट में इनइक्वालिटी पूछा गया है, तो किसी शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया, चाइनीज वाला, ठीक है? तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, किसी शिफ्ट में इनइक्वालिटी। इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 1-2 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में है, पेयर फॉर्मेशन है, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला है, नंबर से मीनिंगफुल डिजिट का कुछ कॉम्बिनेशन है, या एक वर्ड दे करके उसमें से कुछ लेटर सेलेक्ट करके मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। ऐसे क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में देखे गए हैं, 1-1, 2-2 सब में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिर ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन की, तो ये लगभग दोनों एक साथ तो नहीं आए किसी में, पर किसी में 2-3 क्वेश्चन में भी हो सकता है, मुझे ध्यान ना हो, एक आध शिफ्ट में हो भी ऐसा कॉम्बिनेशन। बट ये जरूर रहा है कॉम्बिनेशन की 20 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट पजल के सब में है। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग और इनइक्वालिटी में से एक हो गया तो 25 हो जाते हैं। और आप ये देखोगे सिलोगिज्म के 3, 4, 5 क्वेश्चन तो 28, 30, बाकी 7-8 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से, किसी में आप देखोगे रैंकिंग, किसी में ब्लड रिलेशन, किसी में डायरेक्शन, किसी में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन पूरा रहा। तो एवरेज बच्चा यहाँ भी 20-25 अटेम्प्ट करने में पीछा नहीं रह रहा था, तो 25 अटेम्प्ट कर सकता था। तो ये आपका पूरे दिन का हाल रहा रीजनिंग का, ठीक है? तो अगर ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो क्वांट किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा लेंदी देखा गया, रीजनिंग का लेवल लगभग सेम रहा है सारी शिफ्ट में, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आई, ठीक है? अब हमने ये तो चर्चा कर ली है सर कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ये पूरा क्या रहा पूरे दिन। अब जो आगे आने वाली डेज होंगे, 27 को पेपर है बच्चों का, 28 फरवरी को है और 1 मार्च को है, उनके लिए क्या सीख है? ठीक है, आज की शिफ्ट से तो कुछ थोड़ा सा कंक्लूड करके बताइए सर कि वो आगे आने वाली शिफ्टों में इंग्लिश सेक्शन में क्या ध्यान रखना चाहिए? सर जहाँ तक आज से जो हम एनालिसिस लिया है हमने, जो मुझे लगा वो क्या है कि पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये नहीं है कि कोई बच्चा 30 में से 30 भी कराएगा, ठीक है? तो वो हम मान के चलते हैं कि वो मॉडरेट टू किसी शिफ्ट में हल्का सा इजी, किसी शिफ्ट में हल्का सा मुश्किल भी आ सकता है, राइट? तो आपको जो अगले डेट्स में जो एग्जाम में जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं, जो चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा इंसाइट मिले, ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आपको जरूर तैयार करने चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया सर, 8 क्वेश्चन उस पे आ रहे हैं, जिसके अंदर 2 वर्ड आपको बोल्ड करके मिल रहे हैं, राइट? इसके बाद अपने 4 से 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के आ रहे हैं हर शिफ्ट में। 5 क्वेश्चन से 5 से 6 भी देखा है क्लोज टेस्ट आ रहा है, और आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपके रीअरेंजमेंट के ऊपर भी आ रहे हैं। तो 8 प्लस 10 अपने 18 प्लस 4 22, तो सर 30 में से अगर बच्चा 22 मार्क्स अपने कंफर्म कर जाता है तो आई थिंक ये एक सेफ स्कोर बन जाता है इस एक पेपर के लिए। और बाकी के जो अपने 7-8 क्वेश्चन की जो विंडो है, जिसको हम बोल सकते हैं कि इसमें से ये 3-4 टॉपिक्स का बास्केट है,
ये 4 टॉपिक ज़रूर करने चाहिए ताकि इनमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिले। अब ये 4 टॉपिक्स कौन से हैं? एक हो गया आपका वर्ड रिप्लेसमेंट, एक हो गया आपका मिसस्पेल्ड वर्ड्स, एक हो गया आपका मैच द कॉलम और एक हो गया आपका किसी-किसी में सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखा गया है तो हो सकता है वो, किसी-किसी में देखा गया है कि एक फ्रेज़ दे दिया है और फ्रेज़ का सही यूसेज किन सेंटेंसेस में से है वो देखा गया है। अब वो करता क्या है सर, जैसे एरर डिटेक्शन में अगर उसको मुश्किल बनाना है ना क्वेश्चन, तो 1 सेंटेंस की जगह 3 सेंटेंस दे देगा और पूछेगा बताओ इनमें से कौन-सा करेक्ट है और या कौन-सा इनकरेक्ट है। जब उसको थोड़ा-सा हल्का ईज़ी रखना है पेपर, वो क्या करता है, 1 सेंटेंस दे देता है और उसमें पूछेगा कि बताओ इसमें कोई गलती है या नहीं है। तो ऑब्वियसली 3 सेंटेंस पढ़ेगा बच्चा, टाइम ज़्यादा लगेगा, वो अपने आप ही मुश्किल हो गया, राइट? तो इसमें मतलब डिफ़िकल्टी लेवल में चेंज नहीं है, लेंदी में चेंज है, लेंथ में चेंज है कि बड़े क्वेश्चन होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो कम अटेम्प्ट होंगे, गलतियाँ ज़्यादा होंगी। अगर छोटे क्वेश्चन होंगे तो जल्दी अटेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन ये 4 टॉपिक तो आप सभी को करने ही करने हैं गाइस, जो भी बच्चा 27, 28, 1 मार्च को जा रहा है एग्जाम देने। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, आपका क्लोज टेस्ट और अपना रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये 4 टॉपिक तो फिक्स हैं, ये आएंगे ही आएंगे। इनके अलावा मैंने आपको 4 टॉपिक और बता दिए बास्केट में रख के, इनको भी ज़रूर अच्छे से तैयार कर लेना। आई थिंक आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा निकलेगा, इस इंग्लिश में कोई कमी नहीं रहेगी आपकी। ठीक है सर। तो ये इंग्लिश में नरवीर सर ने आपको बताया कि किस तरीके से आप एज ले सकते हो आगे आने वाली शिफ्ट में। अब अगर हम क्वांट और रीजनिंग की बात करें, देखो क्वांट में जो स्पीड मैथ है उसके 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आ रहे हैं। तो आप आने वाले दिनों में थोड़ा सा स्पीड मैथ के जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा लेंदी भी देखे गए हैं, थोड़े से थोड़ा सा एज है। ठीक है, वो आगे आने वाली शिफ्ट में भी होगा ही, नेचुरल सी बात है। पहले दिन तो फिर भी चीज़ें थोड़ा आरामदायक रहती हैं। तो स्पीड मैथ ध्यान रखिएगा, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज अगर नहीं भी देखी गई तो ये ध्यान रखिए आगे आने वाली शिफ्ट में ज़रूर मिलेंगी आपको। तो आप ज़रूर इन तीनों पे अच्छी प्रैक्टिस करिए। और यही कॉम्बिनेशन पहले भी रहा है। डीआई की अगर मैं बात करूं तो टेबुलर हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया और आपका पाई चार्ट हो गया। ये जो बेसिक वाला टेबल वो है, सीधी इन्फॉर्मेशन देके उससे ज़रूर आ रहा है। एक आध शिफ्ट में कैसलेट भी आ रहा है, तो कैसलेट भी बहुत मुश्किल नहीं, प्री लेवल पे तैयार करके जाइएगा। और अर्थमेटिक के सारे टॉपिक से एक एक आध क्वेश्चन पूछ रहा है, मुश्किल नहीं है। कहीं मेंसुरेशन का क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, कहीं किसी में कुछ मुश्किल है। तो अगर 35 क्वेश्चन है तो उसमें अगर अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन है तो उसमें 3 4 5 लेंदी है, बाकी आसान है। डीआई अगर 3 है तो एक थोड़ा सा मुश्किल है, 2 आसान है। सिंप्लीफिकेशन के अगर 10 क्वेश्चन है तो 7 8 ईजी है, 2 क्वेश्चन लेंदी है, और ये स्वाभाविक है, होता ही है। तो ये हो गया डीआई, मतलब पूरा क्वांट। आप इससे जो भी आइडिया निकालना चाहें आप आगे आने वाले शिफ्ट के लिए निकाल के जाइएगा, बट मेरा मानना है कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं तब तक जितना हो सके। उसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, मिसलेनियस में अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इन सब से घुमा फिरा के 10 15 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग हर शिफ्ट में। तो इनको अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा जल्दी कर पाओ। सिलोगिज्म में ओनली अ फ्यू, सीधा स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल है। इनइक्वालिटी सिंपल है। कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज ही है। और अगर डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन की बात करूं तो सिंपल पैराग्राफ पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, छोटी पजल्स है। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में अगर आप देखोगे तो वही सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है जो हम पिछले काफ़ी दिन से हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ रहे हैं, जो ट्रेंडिंग में है। अगर मैं बात करूं, रो वाली है, लीनियर रो, डबल रो वाली है, ठीक है, और अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली है, स्क्वायर बेस अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट है। इसके अलावा अगर पजल में बात करें तो मंथ वाली है, डे वाली है, मंथ और डेट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बॉक्स वाली पजल भी आई है, और फ्लोर फ्लैट, ये वो सारा जो था रेंज में ही है। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं देखा हमने कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कोई भी ऐसी चीज नहीं आई जो आउट ऑफ द बॉक्स की पहली बार इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐसा पहले नहीं था। हाँ, कहीं पेपर थोड़ा लेंदी है, कहीं हल्का, ये रहता ही है। 20 16 शिफ्ट है तो ऐसा थोड़ा होगा कि एक सेम पेपर आ जाए, वो तो नॉर्मलाइजेशन भी होगी बाद में उसमें। जो भी होगा सर। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, इस बचे हुए टाइम में आप मेहनत करिएगा। निश्चित रूप से आगे आने वाली शिफ्ट आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली है। और फ्री में बहुत सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की सेपरेट प्लेलिस्ट है, उन प्लेलिस्ट से बाहर नहीं है भाई पेपर। ये कोई दावा ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि खड़ा होके वही सेम छाप दिया उन्होंने, नहीं। जो कंसेप्ट हमने पढ़े थे वही कंसेप्ट है। तो अगर आपका कोई टॉपिक कमज़ोर है, वीक है, चाहे मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाइएगा और वहाँ जा कर के आप तीनों प्लेलिस्ट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में जाके जो टॉपिक पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस करनी है, लास्ट मोमेंट पे आगे मेंस भी देना है, जीए भी चाहिए होगा आपको।
बहुत कुछ। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारी एसबीआई प्योर क्लर्क दोनों की टेस्ट सीरीज है। इसमें आगे मेंस में आपके लिए जीए वगैरह हमने जून 2024 से डाल दी है, मैगजीन प्लस एमसीक्यूज और प्रैक्टिस पीओ, इसमें सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, सब कुछ है प्योर क्लर्क दोनों के लिए। इस टेस्ट सीरीज में भी आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो यही था सर, आप एंड में कुछ कहना चाहोगे बच्चों को? सर बस एंड में यही कहना है, देखो गाइस जैसे सर ने कहा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं आ रहा है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं करना है। हाई पेपर ये, हाई पेपर वो, पता है क्या होता है, जिसका पेपर नहीं अच्छा हुआ वो यूं ही चिल्लाएगा हाई पेपर मुश्किल है, हाई पेपर मुश्किल है, जान खा जाएगा आपकी, आपको ज़रूर डरा देगा। और जिसका ठीक हुआ है वो चुपचाप बैठ के अपना मेंस की तैयारी करने लगेगा। तो आपको यही ध्यान रखना है गाइस कि फालतू किसी के बहकावे में नहीं आना। आप अपना जो आपको हम एनालिसिस दे रहे हैं, जो आपने तैयारी की है उसी के बेसिस पे आप अपना एनालिसिस देखो और आप एक्सपेक्ट करो कि यार अगली शिफ्ट में ये आना है, उसकी तैयारी करके जाओ। लेवल मुश्किल नहीं आ रहा है, अगर ये फर्स्ट डे पे मुश्किल नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट डे पे नहीं आ सकता। हो सकता है कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाएं, कुछ लेंदी हो जाएं, लेकिन आपको उस सरप्राइज के लिए प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हर शिफ्ट में सेम चीज़ नहीं देगा, ये क्लियर है। 16 शिफ्ट हैं सर, 16 शिफ्ट में एक ही तरह के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, ठीक है, वो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो कुछ तो चेंजेस मिलेंगे, लेकिन जो आपने इतने महीनों तैयारी की है उसके बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपना फुल फोकस रखिए अपना एग्जाम डे वाले दिन, और उस दिन अपना बेस्ट दे के आइए। परफॉर्मेंस अपनी टू द मैक्सिमम अपनी रखनी है आपने। पेशेंटली, कामली अपने हर टॉपिक को अटेम्प्ट करना है। किसी में आपको थोड़ा ये टॉपिक ऊपर लगेगा, किसी में ये टॉपिक नीचे लगेगा, वो सब होता है, लेकिन आपको अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसको चेंज नहीं करना है। सेम पैटर्न पे पेपर आ रहा है तो उसी पे फोकस करो, उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से करके जाओ, एंड आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल। तो आखिरी में बस मेरी तरफ से सर ऑल द वेरी बेस्ट, कीप अप द गुड वर्क। और हम उन दिन भी आपके लिए एनालिसिस और यहाँ पे रहेंगे तीनों शिफ्ट में, 27 तीनों डेज में, 27, 28 और 1 मार्च को। तो आपको जो भी एनालिसिस देखना है या कोई भी आपको इंटरेक्ट करना है हमसे, तो हमसे जुड़िएगा यहाँ पे यूट्यूब पे, और आपको हर शिफ्ट का डिटेल्ड एनालिसिस ऐसे ही आपको मिलेगा। चलिए, और एक आपसे ये भी हो सकता है कुछ बच्चे ये चाहत रखते हो कि सर सेफ स्कोर बता दो या कट ऑफ बता दो, तो वो एक दिन के बेस पे बताना मुश्किल होगा, ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए ऐसा। हम आपको किसी डरावनी, जो फैकल्टी है, जो टीचर का प्रभाव, वो आपको हमेशा नेचर भी मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। कोई ऐसा पेपर मॉडरेट लेवल पे आ रहा है, मुश्किल नहीं है, जो भी कंक्लूजन आप निकालें ध्यान से निकालें, इसी लेवल पे जो आपकी प्रिपरेशन है, बिना किसी पैनिक में आए आराम से अच्छी पोजीशन के साथ पेपर देने जाइएगा, उसी से आपको बेनिफिट होगा। और अपना 100% दे के आना। कट ऑफ वाली वीडियो बनाएंगे, सेफ स्कोर बनाएंगे, वो 1 मार्च को शाम को आपको मिलेगा। जब सारी शिफ्ट खत्म हो जाएगी उसके बाद पूरा डाटा इकट्ठा करके बच्चों से सारी बातें करके फिर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर अपकमिंग डेट्स में जिसका भी पेपर है। तैयारी, पैनिक मत होइएगा, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अगर आपने मेहनत की है यकीनन वो आपको मिलेगा, वो रुक नहीं सकता, बस बशर्ते सच्चे मन से मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। चलो, विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।